मासूम मोहब्बत सीज़न 2 पार्ट 3। माना तुम्हारे अंदर मेरा ही खून है, लेकिन मोक्ष खुराना कभी भी गलती करने वालों को माफ़ नहीं करता, चाहे गलती करने वाला मेरा ही बेटा क्यों ना हो। अब तुम्हें तुम्हारी गलती की सज़ा मिलेगी। इतना बोल मोक्ष रुक कर सुहानी को देखता है और फिर डबल स्माइल कर खुद को मूव करने लगता है। और फिर 30 मिनट बाद मोक्ष कस के अपनी आंखें बंद कर देता है और सुहानी कस के अपना सिर उठा मोक्ष के गले लग जाती है। मोक्ष सुहानी को अपने एक हाथ से उसकी कमर को पकड़ लेता है और कुछ देर तक ऐसे ही सुहानी से लिपटा रहता है और फिर उसे बेड में लेटा उससे अलग हो जाता है। सुहानी पूरी तरह थक गई थी, उसका पूरा शरीर अब टूट रहा था। सुहानी करवट बदल कर 2 मिनट में सो जाती है और मोक्ष एक तक सुहानी को देख रहा था। मोक्ष जब देखता है सुहानी सो गई है तो वो बेड में बैठ जाता है और फिर सुहानी को देख एक टेढ़ी स्माइल करने लगता है। मोक्ष नीचे से अपनी शर्ट उठा सुहानी को पहना देता है और फिर खुद बेड से उठ अपना लोअर पहन वॉशरूम चला जाता है। स्टडी रूम। मोक्ष अपने स्टडी रूम में बैठा हुआ था और उसके ठीक सामने वाले चेयर में अभी बैठा था। दोनों का चेहरा इस वक्त बहुत ही सीरियस दिखाई दे रहा था। अभी मोक्ष को देखते हुए कहता है, मोक्ष क्या तुम सच में जाना चाहते हो? मोक्ष अभी की बात सुन अपनी आंखें बंद करके कुछ सोचने लगता है। अभी मोक्ष को चुप देखकर आगे कहता है, मोक्ष एक बार और सोच लो, अगर गुड़िया को पता चला तो तुम जानते हो ना वो क्या करेगी। मोक्ष अपनी आंखें बंद करते हुए कहता है, मैं अकेला नहीं जा रहा, वो भी जाएगी। अभी मोक्ष की बात सुन चौंकते बोला, वो तुम क्या कह रहे हो? मोक्ष तुम जानते हो ना गुड़िया का वहां जाना खतरे से खाली नहीं है। मोक्ष अपनी आंखें खोल अभी को देखते हुए कहता है, अब मैं सब कुछ खत्म कर देना चाहता हूँ। बहुत हुआ ये लुका छिपी का खेल, उन्हें वो चाहिए ना तो मैं उन्हें वो दे दूंगा। मैं अब और रैबिट की जान खतरे में नहीं डाल सकता। अभी मोक्ष की बात सुन शौक होकर बोला, मोक्ष तुम क्या कह रहे हो? तुम जानते हो अगर सुहानी ने वो दरवाज़ा खोल दिया तो कितने लोगों की जान खतरे में पड़ सकती है, इनफैक्ट पूरा देश खतरे में पड़ सकता है। तुम जानते हो उसका गलत फ़ायदा उठाया जाएगा। तुम ऐसा नहीं कर सकती मोक्ष, क्यों ना करूँ? हाँ, क्यों ना करूँ मैं? कब तक आखिर कब तक मैं उसकी सुरक्षा करता रहूँ? क्या वो एक लैब ही है ना? उस लैब के बारे में दुश्मनों को पता ना चले, उसके लिए मैं पिछले 18 साल से उसकी सुरक्षा करता आ रहा हूँ। लेकिन उसे क्या हुआ? उन्हें रैबिट का पता चला। वो आखिरकार मेरे रैबिट तक पहुँच ही गया ना। तुम खुद देखो ना, अंकल ने रैबिट को सुरक्षित करने के लिए क्या किया? उसे खुद से दूर कर दिया। उसे एक अनाथ की तरह जीने पर मजबूर कर दिया। तुम उसके पास होकर भी उसे कभी एक भाई की तरह गले से नहीं लगा पाए। ये सब किसकी वजह से? तुम्हारे पापा और उनके उस लैब की वजह से, और आज उनकी वजह से। मेरी मॉम को मेरे परिवार वाले मेरा खून ही मानते हैं। और मेरी मॉम क्या कह रही है? अभी भी उनकी जान। इतना बोलते-बोलते मोक्ष चुप हो जाता है। उसकी आँखें लाल हो गई थी। मोक्ष गुस्से में अपनी चेयर से उठकर सामने काँच की वॉल की तरफ मुँह करके खड़ा हो जाता है। इस वक्त मोक्ष की आंखों के सामने पिछले 20 साल पहले के सारे नज़ारे दिखने लगे थे। वो कैसे सुहानी से पहले बार मिला था, उसका अपने फैमिली के लिए रोना, उसे लोगों के ताने सुनना, मोक्ष को सुहानी का बचपन, उसका उसे बचाना, फिर शादी कर उसे घर लाना, उसका उसकी फैमिली के साथ हंसना खिलखिलाना, सब एक रील की तरह चल रहा था। मोक्ष को बहुत गुस्सा आ रहा था और उसकी आंखों की पुतलियां गुस्से से किसी हीरे की तरह चमक रही थी। मोक्ष कस के अपनी आंखें बंद कर देता है। अभी मोक्ष की हालत समझ सकता था। अभी अपनी जगह से उठकर उसके पीछे आ जाता है और फिर उसके कंधे पर हाथ रख के कहता है, आई एम सॉरी, मुझे नहीं पता था कि जो भी गुड़िया के साथ हो रहा है और तुम उसे यहाँ क्यों लेकर आए हो, मुझे सब पता है। तुम आज भी उसे उनसे बचा रहे हो, लेकिन मोक्ष तुम जो कह रहे हो वो भी ठीक नहीं है। तुम जानते हो अगर तुम उन्हें वो दरवाज़ा खोल कर भी दे देते हो तब भी वो गुड़िया का पीछा नहीं छोड़ेंगे। मोक्ष अभी की बात सुन एकदम से अपनी आंखें खोल देता है और फिर उसकी तरफ मुड़कर उसे सवालिया नजरों से देखने लगता है। मोक्ष अभी को देखते बोला, तुम्हारा कहने का क्या मतलब है? अभी मोक्ष की बात सुन अपना सिर झुकाकर कहता है, मोक्ष वो बात यह है कि डैड ने तुम्हें किंग इसलिए नहीं बनाया था कि तुम सुहानी से शादी कर उसे सुरक्षित रखो। उन्होंने ऐसा इसलिए किया था क्योंकि इतना बोल अभी चुप हो जाता है। मोक्ष अभी को चुप देख उसे अपनी डार्क नजरों से देखने लगता है। मोक्ष अभी के कंधे के पास जाकर अपनी लाल आंखों से घूरते बोला, क्योंकि क्या तुम चुप क्यों हो गए? पूरी बात बताओ, बात क्या है? अभी मोक्ष की इतनी खतरनाक आवाज सुन डर जाता है और फिर अपना सिर ऊपर करके मोक्ष को देखते हुए कहता है, मोक्ष वो बात यह है कि वो वजह कुछ और है। जो लोग उसे ढूंढ रहे हैं वो इसलिए नहीं ढूंढ रहे कि सुहानी उस दरवाजे की चाबी है। दरअसल सच ये है कि सुहानी उस दरवाजे की चाबी नहीं, वो जिस पर पहला एक्सपेरिमेंट ट्राई किया गया था वो भी तुम्हारी तरह ही डैड का एक ट्रायल सब्जेक्ट है जिस पर एक्सपेरिमेंट किया गया था। मोक्ष अभी की बात सुन उसके कंधे को एकदम से छोड़ देता है और अपने कदम पीछे करते हुए अभी को हैरानी से देखने लगता है। अभी मोक्ष को देख जल्दी से बोला, मोक्ष हम तुम्हें ये बात बताना चाहते थे लेकिन डैड ने हमें गुड़िया की कसम देकर रोक दिया था। देखो मोक्ष, तुम्हारे ऊपर जो एक्सपेरिमेंट किया था वो ड्रैगन का था और तुम जानते हो आज की तारीख में ड्रैगन का कोई वजूद नहीं है। डैड को यकीन था कि तुम पर
उसका कोई असर नहीं होगा क्योंकि ड्रैगन की आबादी ख़त्म हो चुकी है। इसीलिए उन्होंने तुम पर बस ट्रायल किया था, लेकिन जब डैड ने तुम्हारा डीएनए और ड्रैगन का डीएनए टेस्ट किया तो वो पॉजिटिव आया। डैड को लगा कि उनका एक्सपेरिमेंट कामयाब हो गया, लेकिन ऐसा नहीं था। जब उन्होंने तुम्हें बिल्कुल नॉर्मल देखा तो समझ गए कि एक्सपेरिमेंट सक्सेस नहीं हुआ। तुम पर उसकी पावर का कोई असर नहीं हुआ। वैसे ही डैड ने गुड़िया पर भी एक्सपेरिमेंट किया था। इस पर उन्होंने खरगोश के डीएनए का प्रयोग किया था। उसका रिजल्ट नेगेटिव आया क्योंकि उस समय गुड़िया बहुत छोटी और कमज़ोर थी, इसलिए टेस्ट का कोई प्रभाव नहीं दिखा। पर पता नहीं कैसे उन लोगों को डैड के इस एक्सपेरिमेंट के बारे में पता चल गया। वे लोग डैड के पीछे पड़ गए। वो विनय किडनैप करके देश के खिलाफ इस्तेमाल करना चाहते थे। डैड को जब ये पता चला तो उन्होंने उस लैब को हमेशा के लिए बंद करने का फैसला कर लिया। उन्होंने लैब को लॉक कर दिया और उस पर 3 ताले लगाए। पहले ताले में मेरी आंखों का स्कैन सेट किया गया, दूसरे में मेरा और सुहानी के फिंगरप्रिंट लगाए गए और तीसरे में इतना कहकर अभी एक नज़र मोक्ष को देखता है, जो बिना पलक झपकाए उसे देख रहा था। अभी लंबी सांस लेकर बोला, तीसरे ताले में सुहानी का खून और उसके साथ तुम्हारे खून को मिलाकर लॉक सेट किया गया ताकि वे लोग कभी भी उस दरवाजे को ना खोल सके। डैड जानते थे कि अगर भविष्य में वो लोग हमें ढूंढ भी ले तो वे सिर्फ 2 दरवाजे ही खोल पाएंगे, तीसरा दरवाज़ा कभी नहीं खोल पाएंगे, क्योंकि उसके लिए सुहानी और तुम्हारे अंत से बना खून ही ज़रूरी था। लेकिन मुझे आज तक ये समझ नहीं आया कि जब डैड ने तुम्हारा और गुड़िया का खून मिलाकर वो दरवाज़ा बंद किया था, तो उसे खोलने के लिए तुम तीनों की खून की ज़रूरत कैसे पड़ सकती है? मैंने डैड से इसके बारे में पूछा भी था, तो उन्होंने कहा था तुम्हें बाद में खुद ही पता चल जाएगा। फिर इतना कहकर अभी रुक जाता है। मैंने भी डैड से दोबारा इस बारे में नहीं पूछा। फिर एक दिन पता नहीं कैसे पर उन्हें गुड़िया के बारे में पता चल गया और फिर डैड ने गुड़िया को उनसे बचाने के लिए उसे खुद से दूर कर तुम्हारी मॉम से बात की और उसे तुम्हारी मॉम के अनाथ आश्रम में छोड़ दिया। तुम्हारी मॉम ने कहा था कि वो सुहानी को अपने साथ रखेंगी, लेकिन डैड ने मना कर दिया क्योंकि उस वक्त तुम छोटे थे और उसे सुरक्षित नहीं रख सकते थे और डैड आंटी को खतरे में नहीं डालना चाहते थे, इसीलिए उन्होंने गुड़िया को वहाँ रखने से मना कर दिया था। लेकिन डैड ने मुझे बस एक बात कही थी कि वो तुम्हारी क्वीन है और मैं उसे तुमसे मिला दूँ। पर किस्मत का खेल देखो, तुम खुद ही उससे मिल गए, तुमने खुद उसे ढूंढ लिया और इधर डैड ने मेरी और गुड़िया की जान बचाने के लिए हमारे बंगले में आग लगा दी ताकि लोगों को लगे कि उस आग में मैं और गुड़िया मर गए और डैड को पता नहीं चला कि वो कहाँ गए। फिर तुम जानते हो उन लोगों को गुड़िया के बारे में पता चल गया और वो लोग उसे इसलिए ढूंढ रहे हैं क्योंकि उन्हें लगता है कि वो दोबारा गुड़िया पर वो टेस्ट करेंगे। उन्हें लगता है एक बार जब गुड़िया पर टेस्ट हुआ था तो वो ठीक थी, उसे कुछ नहीं हुआ था, जबकि वो लोग न जाने कितने लोगों पर ऐसे टेस्ट कर चुके हैं, लेकिन वे या तो मर गए या पागल हो गए थे। बस एक तुम और गुड़िया ऐसे थे जो ठीक थे। वो लोग गुड़िया के पीछे इसलिए पड़े हैं क्योंकि उन्हें लगता है गुड़िया एकमात्र ऐसा इंसान है जिस पर ये एक्सपेरिमेंट सक्सेस हो सकता है, पर वे ये नहीं जानते कि तुम पर भी वो एक्सपेरिमेंट किया गया है। मोक्ष खामोश होकर अभी की सारी बातें सुन रहा था। वो कुछ कह नहीं रहा था, लेकिन उसके दिमाग में बहुत कुछ चल रहा था। अभी मोक्ष को चुप देखकर कहता है, मोक्ष मुझे पता है तुम ये जानकर शॉक्ड हो गए हो। मैं तुम्हें इसीलिए मना कर रहा था। तुम उस लैब का दरवाज़ा नहीं खोल सकते। अगर तुमने वो लैब खोली तो वो लोग सुहानी को फिर भी नहीं छोड़ेंगे। अभी बोल ही रहा था कि तभी मोक्ष की एक डेंजरस आवाज़ उसके कानों में पड़ती है। तुमसे किसने कहा कि मुझ पर उस एक्सपेरिमेंट का कोई असर नहीं हुआ? अभी ऐसी आवाज़ सुनकर डर जाता है और मोक्ष को घबरा कर देखने लगता है। जैसे ही वो मोक्ष की चमकती हुई नीली आंखों को देखता है तो अंदर तक कांप जाता है। वो डरते हुए कहता है, तुम्हारा क्या मतलब है और तुम्हारी आंखें ऐसी क्यों चमक रही है? मोक्ष ट्रैवल स्माइल करते हुए अपने कदम अभी की तरफ बढ़ाता है और ठंडी मगर खतरनाक आवाज़ में कहता है, मुझ पर उस एक्सपेरिमेंट का असर हुआ है और ये बात तुम्हारे पापा को पता थी। उन्होंने जानबूझकर कहा कि मैं नॉर्मल हूँ, पर मैं नॉर्मल नहीं था। इतना कहकर मोक्ष अभी के बिल्कुल पास आकर रुक जाता है। अभी उसे अपने इतने पास देख 2 कदम पीछे हट जाता है और हकलाते हुए कहता है, इसका मतलब तुम पर उनका एक्सपेरिमेंट सक्सेस हुआ है। मोक्ष उसकी बात सुन एवल स्माइल करता है और आगे कहता है, पहले मुझे भी लगा था कि मैं नॉर्मल हूँ, पर कई बार मुझे खुद में बदलाव दिखते थे, लेकिन मैं उन्हें इग्नोर कर देता था। पर 5 साल पहले मुझे पता चला कि मैं नॉर्मल नहीं हूँ। मैंने खुद में चेंजेस देखे थे। मैंने काविन को इसके बारे में बताया था। जब उस दिन वो ब्लास्ट हुआ था तब मुझे पूरा यकीन हो गया था कि मुझ पर जो टेस्ट तुम्हारे पापा ने किया था वो सक्सेसफुल हुआ। लेकिन कंफर्म करने के लिए मैंने अपना डीएनए ड्रैगन के डीएनए से मैच करवाया। ये बहुत मुश्किल था, लेकिन हो गया। तब मुझे पता चला कि मुझ पर किया गया टेस्ट सच में सक्सेस हुआ है। अभी मोक्ष की बात सुन उसे घूरते हुए बोला, इसका मतलब सुहास भी तुम्हारी तरह है? मोक्ष हल्की मुस्कान के साथ कहता है, तुम्हें क्या लगता है उसे हमारी बातें कैसे पता चल जाती है?
उसे कैसे पता चल जाता है कि हमारे साथ इंडिया में क्या हुआ, क्योंकि उसे हमारी बातें सुनाई देती है। उसने सुहानी के पेट में रहते हुए भी उस दिन जो कुछ हुआ था सब सुन लिया था। इतना बोल मोक्ष कुछ देर रुक जाता है और फिर चिल्लाकर कहता है सुहांस। उसके चिल्लाते ही अभी की सांसें उसकी हलक में अटक जाती है, उसके हाथ पाँव ठंडे पड़ जाते हैं। मोक्ष की आवाज़ इतनी तेज थी कि अभी की रूह तक काँप गई। मोक्ष ने जैसे ही सुहांस को चिल्लाकर पुकारा, उसी समय स्टडी रूम की खिड़की से एक उड़ता हुआ ड्रैगन अंदर आता है और सीधे मोक्ष के कंधे पर आकर बैठ जाता है। ये एक छोटा ड्रैगन था, उसकी आंखें पूरी नीली थी और उसके पंख रेड और ब्लू रंग के थे। वो जितना खूबसूरत दिख रहा था उतना ही खतरनाक भी था। अभी जैसे ही उस अजीब से जीव को मोक्ष के कंधे पर बैठा देखता है, उसकी आंखें फटी की फटी रह जाती है, उसके माथे से पसीना निकलने लगता है और वो डरते हुए थूक निकल लेता है। मोक्ष अपने कंधे पर बैठे ड्रैगन को अपनी डार्क नजरों से देखने लगता है। दांत पीसते बोला, मैंने तुम्हें बुलाया, इसका मतलब ये नहीं कि तुम ऐसे मेरे सामने आओ। सुहास मोक्ष की बात सुन उसके कंधे से उड़कर सोफे की तरफ जाता है और वहां बैठकर अपने इंसानी रूप में आ जाता है। उसकी आंखें हीरे की तरह चमकने लगती है और वो मोक्ष को अपनी नीली आंखों से देखने लगता है। अभी उसे देख तो कदम पीछे हट जाता है और पीछे जाते हुए स्टडी रूम की डेस्क से टकरा कर नीचे गिर जाता है। उसका पूरा शरीर डर से कांप रहा था। सुहान्स और मोक्ष दोनों उसे नीचे पड़ा देख अपनी नीली आंखों से घूरने लगते हैं। सुहान्स अपनी मैग्नेटिक आवाज में कहता है, मामा जी आप नीचे क्या कर रहे हैं और आप हमसे इतना डर क्यों रहे हैं? हमें ऐसा बनाने वाले तो आप लोग ही हैं। अभी उसकी बात सुन डरते हुए नीचे से उसे देखते हुए कहता है, नहीं चैंप, मैंने कुछ नहीं किया। मोक्ष उसे देखकर झुझलाकर कहता, शट अप, स्टॉप दिस ड्रामा राइट नाउ। मुझे ये बताओ, क्या तुम श्योर हो कि रैबिट पर उसका असर नहीं हुआ है? वो नॉर्मल है? अभी अपने डर को काबू करते हुए कहता है, हाँ मोक्ष, हमने सुहानी की डीएनए खरगोश के डीएनए से मैच किया था, वो नेगेटिव आया था। सुहानी नॉर्मल इंसान है। तभी सुहान से एकदम से बोल उठता है, मॉम नॉर्मल नहीं है। उसकी बात सुन दोनों हैरान होकर उसे देखने लगते हैं। मोक्ष कहता है, तुम ये कैसे कह सकते हो कि रैबिट नॉर्मल नहीं है? सुहान अभी की तरफ देख उसे घूरते हुए कहता है, क्यों मामा जी, आपने डैड को बताया नहीं कि मैं दुनिया में कब आया? उसकी बात सुन अभी हैरान हो जाता है और डरते हुए मोक्ष को देखने लगता है जो उसे ठंडी नजरों से घूर रहा था। अभी नजरें चुराते हुए हकलाकर कहता है, क्या मतलब है तुम्हारा? तुम कब आए? तुम सबकी तरह 9 महीने बाद ही दुनिया में आए हो। सुहान अपनी डार्क ब्लू आंखों से उसे देखने लगता है। अभी और घबरा जाता है। मोक्ष सख्त आवाज में पूछता है, अभी सुहान्स का जन्म कब हुआ? वो इधर उधर देखते कहते हैं, मोक्ष वो 9 महीने पूरे होने के बाद पैदा हुआ। सुहान्स मुस्कुरा के कहता है, ओ रियली मामा जी, लेकिन मैंने तो आपको डॉक्टर आंटी से कुछ और कहते सुना था। उसकी बात सुन अभी की आंखें फैल जाती है। उसे समझ नहीं आता कि सुहान्स को ये बात कैसे पता है, क्योंकि उस वक्त तो उसका जन्म भी नहीं हुआ था। सुहान्स कहता है, मामा जी आप भूल गए, मैं मॉम के पेट में होने के बाद भी सबकी बातें सुन सकता था। लगता है आप भूल गए डैड ने आपसे क्या कहा था। उसकी बात सुन मोक्ष को भी याद आ जाता है, उसने ही बताया था कि उसे इंडिया वाली बात कैसे पता चली थी। अब मोक्ष को गुस्सा आने लगता है। वो अभी के पास आता है, उसका गला पकड़ लेता है और अपनी डार्क ब्लू आंखों से घूरते हुए कहता है, सच बताओगी या मैं तुम्हारी जान ले लूं? अभी मोक्ष को देखकर डर जाता है और वो मोक्ष के हाथ पर अपना हाथ रख खुद को छुड़ाते हुए कहता है, मोक्ष छोड़ो, मैं बताता हूँ। मोक्ष उसकी बात सुन उसे एकदम से छोड़ देता है। अभी जोर जोर से खांसने लगता है और लंबी लंबी सांस लेते हुए मोक्ष को देख के कहते हैं, पागल जानवर, मुझे मार ही दिया था, कैसे दोस्त हो तुम? अगर मैं मर जाता तो? सुहान सभी को अजीब नज़रों से देखते बोलता है, और आप कैसे दोस्त हैं जो अपने दोस्त से झूठ बोल रहे हैं? कहीं आप डैड के दुश्मन तो नहीं जो दोस्ती का नाटक कर रहे हो? उसकी बात सुन अभी उसे घूरने लगता है और फिर तीखे स्वर में कहता है, चुप करो तुम, मैं कोई उसका दुश्मन नहीं हूँ, समझे? इतना कहकर वो मोक्ष की तरफ देखता है और कहता है, मानता हूँ, हाँ मैंने तुमसे ये छिपाया है। सुहानी ने सुहान्स को 9 महीने में नहीं बल्कि उसी दिन जन्म दिया था जिस दिन वो ब्लास्ट हुआ था। ये सुनते ही मोक्ष चौंक जाता है। वो अभी को घूरते हुए कहता है, ये क्या बकवास कर रहे हो तुम? माना रैबिट पर एक्सपेरिमेंट हुआ था, इसका मतलब ये नहीं कि वो पूरी तरह रैबिट बन गई। वो इंसान है, कोई जानवर नहीं। अभी कुछ पल उसे देखता रहता है, फिर लंबी सांस लेकर कहता है, तुमने सही कहा, मैंने भी इस बात पर यकीन नहीं किया था। लेकिन जब सुहानी को अचानक पेट में तेज दर्द हुआ तो मैं डर गया। मैंने उसका टेस्ट किया तो मैं शॉक्ड रह गया, क्योंकि वो नॉर्मल दर्द नहीं था, उसे लेबर पेन हो रहा था। मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा था। मुझे डर लग रहा था कि कहीं सुहानी और उसके बच्चे को कुछ हो ना जाए। मैं उसे उस हालत में अस्पताल भी नहीं ले जा सकता था, क्योंकि अगर किसी को उसके बारे में पता चलता तो लोग उससे एग्जामिन करते, और तुम जानते हो अगर वो किसी के हाथ लग जाती तो क्या होता। मोक्ष उसकी बात सुन बिना भाव के कहता है, आगे बताओ। अभी मुंह बनाकर आगे कहता है, मैं खुद उसकी डिलीवरी भी नहीं कर सकता था, मेरे दिमाग ने काम करना बंद कर दिया था। ऊपर से उसकी दर्द भरी चीखें, वो बार-बार तुम्हारा नाम ले रही थी, दर्द में तुम्हें ही बुला रही थी। ये सुन मोक्ष अपनी मुठियाँ कस लेता है। उसे आज भी उसी बात का गिल्ट था। वो खुद को सँभाल ही रहा था कि अभी आगे बोल पड़ा, मुझे समझ नहीं आ रहा था कि क्या करूँ? तभी अचानक मुझे सारा की याद आई। मुझे याद आया कि सुहानी का केस डॉक्टर सारा ही हैंडल कर रही है। मैंने तुरंत उन्हें कॉल किया और
फार्म हाउस बुला लिया। एक तरफ सुहानी की हालत की टेंशन थी और दूसरी तरफ केविन की हालत दिन ब दिन बिगड़ती जा रही थी। आधे घंटे बाद डॉक्टर सारा आ गई। मैंने उन्हें सारी कंडीशन बताई। वो भी एक पल के लिए शॉक्ड रह गई। उन्हें यकीन नहीं हुआ कि कोई 5 हफ्तों में बच्चा जन्म कैसे दे सकता है, जबकि उस समय तो बच्चा मटर के दाने जितना होता है। उसके हाथ-पाँव भी नहीं बने होते हैं। फिर मैंने उन्हें सब सच बताया कि जब सुहानी 3 साल की थी तब उस पर एक्सपेरिमेंट हुआ था। ये सुनकर डॉक्टर सारा और भी हैरान हो गई। मैंने उनसे कहा बाकी बातें बाद में, पहले सुहानी को देखिए। तभी उन्हें भी उसकी चीखें सुनाई दी और वो उसे चेक करने लगी। करीब 3 घंटे हो चुके थे, लेकिन तुम्हारी ये महाशय बाहर आने का नाम ही नहीं ले रहे थे। इतना कहकर अभी सुहांस की तरफ इशारा करता है। सुहांस उसे घूरने लगता है। अभी भी आंखें तरेर के कहता है, मुझे घूरना बंद करो। तुमने अपनी मॉम को बहुत दर्द दिया है। पूरे 6 घंटे बाद इसका जन्म हुआ, लेकिन जब ये पैदा हुआ तो हम इसे देखकर हैरान रह गए, क्योंकि जैसे ही इसने आंखें खोली उसे देख के हम हैरान थे, क्योंकि जब इसका जन्म हुआ तो उसकी बॉडी बिल्कुल अलग थी। इसकी पीठ पर विंग थे और ये पूरा चमक रहा था। एक पल के लिए मैं और सारा दोनों डर गए, लेकिन तभी मुझे तुम्हारी याद आई कि तुम पर भी तो डैड ने टेस्ट किया था। फिर मैंने अपने ख्याल झटक दिए, क्योंकि डैड ने कहा था कि तुम नॉर्मल हो। इसीलिए मैंने इस बात पर ज़्यादा ध्यान नहीं दिया। इसके बाद मैंने और सारा ने सुहानी के टेस्ट किए, उसे एग्जामिन किया, लेकिन जो हमने देखा उसे हम और भी ज़्यादा हैरान रह गए। उसका खून और उसका डीएनए पूरी तरह रैबिट से मैच कर रहा था। उसके अंदर पूरी तरह रैबिट की सोल एक्टिव हो चुकी थी। ये सुन अभी हैरान होकर मोक्ष को देखने लगा और बोला, तुम्हें पहले से ये सब पता है? एक मिनट, तुम्हें ये सब कैसे पता चला? मोक्ष कुछ पल चुप रहा। वो उस दिन को याद करने लगा जब नेहा ने उसकी कॉफ़ी में ड्रग्स मिला दिए थे। नशे की हालत में जब वो सुहानी के करीब आया था तो सुहानी ने उसे खुद से दूर करने की कोशिश की थी, लेकिन वो सफल नहीं हो पाई थी। उसी दिन अचानक उसका रूप बदल गया था। उसके कान बड़े बड़े हो गए थे, चेहरा बदल गया था और उसके मुंह से 2 लंबे दांत बाहर आ गए थे। मोक्ष ने उसे अपनी नसीली आँखों से देखा था। वो पलकें झपकाते हुए उसके बदले हुए रूप को देख रहा था। सुहानी अपनी गोल-गोल हेज़ल ग्रे आँखों से गुस्से में उसे ही घूर रही थी। उसने गुस्से में मोक्ष के कंधे में अपने दाँत गड़ा दिए और ज़ोर से काट लिया। मोक्ष नशे में था, उसे खुद पर कंट्रोल नहीं था, लेकिन काटने के बावजूद वो उसे देख के बोला, रैबिट मैं खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहा हूँ। मुझे अंदर से बहुत गर्मी महसूस हो रही है। ऐसा लग रहा है जैसे ये गर्मी मुझे मार डालेगी। वो उसकी चमकती आँखों में देखते बोला, रैबिट प्लीज़ हेल्प मी। मुझे लग रहा है मैं इस गर्मी से मर जाऊँगा। जैसे ही सुहानी ने ये सुना, उसकी चमकती आँखें नॉर्मल हो गई और उसका रूप वापस पहले जैसा हो गया। मोक्ष ने उसे देखा और उसके होठों पर झुक गया। सुहानी भी कोई विरोध नहीं की और पूरी रात उसके दर्द और बेचैनी को सहती रही। मोक्ष उसी रात को याद कर रहा था कि तभी अभी की आवाज़ उसकी कानों में पड़ी, मोक्ष क्या तुम सुन रहे हो मैंने क्या कहा? मोक्ष अपने ख्यालों से बाहर आया और बोला, इंडिया जाने की तैयारी करो। ये सुन अभी उसे देख बोला, मोक्ष तुम फिर वही करने जा रहे हो क्या? रैबिट का भी यही फैसला है? लेकिन मोक्ष ने उसकी बात बीच में ही काट दी और बिना कुछ सुने स्टडी रूम से बाहर निकल गया। अभी उसे जाते हुए देखता रह गया। सुहान सभी की तरफ देखता और शांत स्वर में कहता है, मैंने मॉम को जानबूझकर दर्द नहीं दिया था मामा जी। ये सुन अभी दरवाजे से नज़र हटाकर उसकी तरफ देखता है और पूछता है, क्या मतलब है तुम्हारा? सुहान सोफे से उठकर उसके सामने आता है और कहता है, आप जानते हैं मॉम को इतनी तकलीफ क्यों हुई थी? इतना कहकर वो भी स्टडी रूम से बाहर चला जाता है। अभी अपने बालों में हाथ फेरते हुए आह भरता है और बड़बड़ाता है, ये दोनों बाप बेटे इतने कॉम्प्लिकेटेड क्यों है? फिर वो भी झुझलाते हुए बाहर निकल जाता है। इंडिया में एक बड़े घर के बेसमेंट के अंदर एक कमरा था, जहाँ चारों तरफ कंप्यूटर और बड़ी बड़ी स्क्रीन लगी थी। उन स्क्रीन पर चूहे, टाइगर और जैसे जानवरों की बॉडी दिखाई दे रही थी और उनके पास ही एक इंसान की बॉडी भी नजर आ रही थी। उस कमरे में 2 लोग थे जिन्होंने सफ़ेद कोट पहन रखे थे। चारों तरफ केमिकल और मशीनें रखी थी। माहौल ऐसा था जैसे वो कोई सीक्रेट लैब हो और वहाँ किसी बड़े एक्सपेरिमेंट की तैयारी चल रही हो। जो वाइट कोट पहने इंसान कंप्यूटर में अपनी उंगलियों को नचा रहे थे, उन्हें देख ऐसा लग रहा था मानो ये लोग कोई एक्सपेरिमेंट कर रहे हो। वे सब बहुत ध्यान से काम कर रहे थे। तभी एक लड़का जिसके मुंह पर मास्क लगा हुआ था और आंखों में सेफ्टी ग्लासेस थे, उस लड़के का चेहरा ठीक से दिखाई नहीं दे रहा था। वो एक साइड ज़्यादा है जहाँ एक ऑटोमेटिक मशीन थी और उसके अंदर एक लड़का लेटा हुआ था। वो डॉक्टर जो उस मशीन की तरफ बढ़ा था, उसके हाथ में एक इंजेक्शन था और वो उस लड़के की बॉडी में इंजेक्ट कर दूसरे डॉक्टर से बोला, रॉय इसे ऑन करके देखो। वो डॉक्टर जिसे उसने रॉय कहकर बुलाया था, उसकी बात सुनकर बोला, ओके सर। इतना बोल रॉय कंप्यूटर पर अपने हाथों को तेज़ी से चलाने लगता है और वो मास्क वाला लड़का एकटक अपने सामने लगी बड़ी से स्क्रीन में उस लड़के को और उसके साथ कनेक्ट हो रहे माउस के डीएनए को मैच होता देख रहा था। वे दोनों अपने काम में डूबे हुए थे कि तभी उस लैब का दरवाज़ा खुलता है और कोई अंदर आता है। वो मास्क वाला इंसान और रॉय जब उस शख्स को देखते हैं तो उनकी मुठ्ठियाँ वापस कस जाती है। दरवाजे पर एक आदमी खड़ा था, उसके मुंह पर भी एक ब्लैक कलर का मास्क लगा हुआ था। उसने ऊपर से लेकर नीचे तक खुद को काले कपड़ों से ढका हुआ था। उस शख्स की ना तो आंखें दिख रही थी, ना हाथ के नाखून। वो पूरी तरह से कवर था। उसके हाथों में ग्लव्स थे और आंखों में ब्लैक कलर का चश्मा लगा हुआ था।
और सिर पर एक ब्लैक कलर की टोपी थी, जिसकी वजह से उसे पहचान पाना मुश्किल था। वो शख्स अंदर आकर बोला, काम कहाँ तक हुआ? किसी पर एक्सपेरिमेंट पूरा हुआ? वो मास्क वाला लड़का गुस्से से देखते बोला, आप क्यों इतने लोगों की जान ले रहे हो? ये 500वां लड़का है जो आज आपके एक्सपेरिमेंट का शिकार हुआ है। आपको समझ में नहीं आता, इन लोगों का डीएनए जानवर के डीएनए को ऑब्जर्व नहीं कर पाता है, फिर भी आप क्यों ये सब किए जा रहे हैं? तुम्हें जितना कहा है उतना करो, समझे? मुझसे सवाल करने वाले तुम होते कौन हो? तुमसे जितना कहा है उतना करो, चाहे गिनती 1000 में पहुंच जाए, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। मुझे बस ये एक्सपेरिमेंट कंप्लीट चाहिए, समझे? वो आदमी उस मास्क वाले लड़के को देख गुस्से में बोला। वो मास्क वाला लड़का उसकी बात सुनकर गुस्से में बोला, मैं नहीं करूँगा। मैं अब और निर्दोष स्टूडेंट की जान नहीं लूँगा, समझे आप? मैं अब आपका साथ नहीं दूँगा, आपके इस पाप में मैं आपका साथ नहीं दूँगा। वो आदमी उस लड़के की बात सुन डबल हँसी हँसते हुए बोला, क्या कहा तुमने? पाप? चलो एक और पाप कर देता हूँ। जहाँ इतने पाप किए वहाँ एक और सही। इतना बोल वो आदमी अपना टैब निकालता है। उसने उस मास्क वाले लड़के को कुछ दिखाया। वो मास्क वाला लड़का जैसे ही उस टैब में देखता है तो वो शॉक हो जाता है और उसकी आँखों में दर्द दिखने लगता है। उस टाइम में एक लड़की दिखाई जा रही थी जो एक घर के किचन में काम कर रही थी और वो इस वक़्त 9 महीने की प्रेग्नेंट थी। उसका बेबी बम्प साफ-साफ दिख रहा था। वो लड़का अपनी आँखें खोल उस आदमी को घूरते बोला, "उसे कुछ मत करना, अगर उसे कुछ भी हुआ तो मैं तुम्हारी जान ले लूँगा।" वो आदमी उसकी बात सुन टेढ़ी मुस्कान लिए बोला, "ओके, मैं इसे कुछ नहीं करूँगा। इसे तब तक कुछ नहीं करूँगा जब तक तुम मेरा काम करते रहोगे। जिस दिन तुमने मेरा काम रोका समझ लो उस दिन इस लड़की और इसके पेट में पल रहे बच्चे की जान हमेशा के लिए ख़त्म।" इतना बोल वो आदमी उस मांस वाले लड़के को देख हँसने लगता है। वो आदमी उसे देख बोला, "अब तुम ही बताओ, तुम्हें तुम्हारी बीवी और बच्चा चाहिए या फिर इन फालतू लड़कों की ज़िंदगी? द चॉइस इज़ योर्स।" वो लड़का उस आदमी को हँसता देख अपने हाथों की मुट्ठी कसकर बंद कर देता है और फिर अपनी आँखें बंद करके कहता है, मैं करूँगा, मैं तुम्हारा काम करूँगा, पर प्लीज़ उसे कुछ मत करना। वो आदमी उस लड़के की बात सुनकर कहता है, अरे वाह! तुमने तो बड़ी जल्दी चुनाव किया, पर जो भी चुना बिल्कुल सही चुना। वैसे भी ये लड़के कर भी क्या लेते, गरीब परिवार के हैं, ये कोई देश का भविष्य नहीं बनने वाले थे। ये कुछ नहीं बस अपने माँ-बाप पर बोझ बनते, किसी के काम के ना सही, ये मेरे काम आ रहे हैं, तो इसमें क्या प्रॉब्लम है? मैं तो पुण्य का काम कर रहा हूँ। इतना बोल वो आदमी ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगता है। फिर अचानक उसकी हँसी रुक जाती है और वो अपने कदम उस मास्क वाले लड़के की तरफ बढ़ाते हुए उसका कॉलर पकड़ उसे घूरते हुए कहता है, अगली बार मुझसे ऊँची आवाज़ में बात करने की हिम्मत मत करना, भूलो मत मैं कौन हूँ और क्या-क्या कर सकता हूँ। तुम भूल गए हो तो फिर याद दिला दूँ कैसे मैंने तुम्हारी बहन को। इतना बोल वो शख्स चुप हो जाता है और उस लड़की को देखने लगता है। वो लड़का जैसे ही उसकी बात सुनता है तो वो गुस्से से उसे घूरने लगता है और अपना कॉलर उसे छुड़ाकर बोला, कुछ नहीं भूला मैं, सब याद है मुझे। और आप भी याद रखिए, एक दिन ऐसा ज़रूर आएगा जिस दिन आपके पापों का अंत करने वाला आएगा, और जब वो आएगा और आपके किए गए पापों की सज़ा आपको देगा, उस दिन मैं भी आपकी तरह आप पर ऐसे ही हँसूँगा। इतना बोल वो लड़का उसे खुद से दूर कर देता है। वो आदमी उसकी बात सुनकर बोला, मुझे मारने वाला कोई नहीं है, कोई भी नहीं। मैंने अपनी मौत को कब का अपने इन्हीं हाथों से मार दिया है। मुझे मारने वाला कभी पैदा नहीं हो सकता। इतना बोल वो आदमी वहाँ से उसे घूरते हुए चला जाता है। वो लड़का उसे जाते हुए देखकर बोला, वो तो वक़्त ही बताएगा कि आपको मारने वाला नहीं है या आने वाला है। इतना बोल उसके होठों पर एक मिस्टीरियस स्माइल आ जाती है। 2 दिन बाद आर्यन का फ़ार्म हाउस, आर्यन टिया को होटल से अपने फ़ार्म हाउस में लेकर आ गया था, क्योंकि उसने अब डिसाइड कर लिया था कि वो टिया के साथ यहीं रहेगा। टिया अभी सोई हुई थी और आर्यन मिरर के सामने खड़े होकर मिरर में टिया को ही देख रहा था। आर्यन को याद आता है कि कैसे 5 साल पहले उसने टिया को उस गलती की सज़ा दी थी, जो उसने की ही नहीं थी, और उससे बदला लेने के चक्कर में ना जाने कितना टॉर्चर किया था, जिससे तंग आकर टिया मुंबई छोड़कर चली गई थी। आर्यन ने भी उसे ढूँढने की कोशिश नहीं की थी, क्योंकि उस टाइम उसे टिया का पूरा सच नहीं पता था। पर फिर भी उसने टिया की इन्फॉर्मेशन निकलवाने को किसी को कहा था, जिससे उसे पता चला कि सुहानी के साथ जो भी कॉलेज में हुआ था उसमें टिया की कोई गलती नहीं थी, बल्कि वो भी खुद इन तीनों का शिकार बनी थी। आर्यन को जब सच्चाई का पता चला तो वो टिया से मिलने उसके हॉस्टल गया था, लेकिन वहाँ से पता चला कि टिया हॉस्टल छोड़कर जा चुकी है। उसके बाद आर्यन ने टिया को पूरे मुंबई में ढूंढा, लेकिन उसे उसका कोई पता नहीं चला। 3 साल से लगातार आर्यन टिया को ढूंढ रहा था। तभी फाइनली 1 साल पहले उसे पता चला कि टिया मसूरी में है। आर्यन बिना किसी से कुछ कहे सीधा मसूरी के लिए निकल गया था। मोक्ष और सुहानी की मौत के बारे में सुनकर आर्यन बिल्कुल बदल गया था। वो अब पहले वाला आर्यन नहीं रहा जो हमेशा मुस्कुराता रहता था, बल्कि अब वो मोक्ष की तरह एक हार्टलेस, रूड और एरोगेंट आर्यन खुराना बन गया था। आर्यन जब मसूरी आया था तो उसने यहाँ भी टिया को हर जगह ढूंढा था, लेकिन उसे टिया नहीं मिली थी। लेकिन एक दिन अचानक टिया खुद उससे टकरा गई। आर्यन ने जैसे टिया को देखा वो हैरान रह गया था। टिया मसूरी में टूरिस्ट गाइड थी और वो उस टाइम बाहर से आए लोगों को मसूरी की हर जगह के बारे में बता रही थी, और उसी वक्त आर्यन से टकराई थी। आर्यन जैसे ही टिया को देखता है हैरान रह जाता है। आर्यन ने जैसे ही टिया को देखा तो उसे एक पल के लिए देखता ही रह गया था।
लेकिन टिया आर्यन को देखकर डर गई थी। टिया को वहां से फिर अपने साथ मुंबई वापस ले आया था। लेकिन मुंबई आते ही टिया ने कई बार आर्यन की कैसे भागने की कोशिश की। आर्यन उसे हर बार पकड़ लेता था। फिर उसने सोचा कि वो टिया को खुद के साथ ऐसे बांध देगा कि वो दोबारा भागने के बारे में भी ना सोचे, इसलिए उसने टिया से जबरदस्ती शादी कर ली थी। आर्यन ने टिया से माफी मांगी थी। टिया ने भले ही उसे माफ नहीं किया हो, लेकिन वो हमेशा उसके साथ सुरक्षित महसूस करती थी। हाँ, पहले तो उसे आर्यन किसी टावल की तरह लगता था, लेकिन फिर धीरे-धीरे वो उसे समझने लगी थी। लेकिन ये बात आर्यन को नहीं पता थी। उसे आज भी लगता था कि टिया उससे नाराज़ है। आर्यन मिरर में टिया को देख यही सब सोच रहा था कि तभी उसका फ़ोन बजता है, जिससे वो अपने ख़्यालों से बाहर आता है। वो टिया से नज़र हटाकर अपने पॉकेट से फ़ोन निकालता है और रिसीव करते हुए अपनी कोल्ड आवाज़ में कहता है, हेलो। उसके हेलो बोलते ही दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, गुड मॉर्निंग बॉस। आर्यन उसकी बात सुनकर कुछ नहीं बोलता, बस चुप रहता है। फिर दूसरी तरफ से आवाज़ आती है, बॉस, मैंने आपको याद दिलाने के लिए कॉल किया है कि मिस्टर दक्ष खन्ना से आज आपकी मीटिंग है। आर्यन उस शख्स की बात सुन हाँ में जवाब देता है और बिना कुछ कहे कॉल कट कर देता है। फ़ोन को वापस पॉकेट में रख वो कुछ सोचते हुए बुदबुदाता है, अगर आपने कंपनी को मिस्टर खन्ना को हैंडल करने दिया है तो क्या ये हो सकता है कि आप इतना कहते हैं। उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। वो एकटक सामने देखने लगता है, जहां इस वक्त समुद्र की लहरें किनारे पर उछल कर आ रही थी। आर्यन ने अपना ये फार्म हाउस एक सुनसान इलाके में बनाया था, जहां आसपास बस एक दो मकान ही थे। उसने जानबूझकर ऐसी जगह चुनी थी क्योंकि मोक्ष के जाने के बाद वो अकेला रहने लगा था। वो अपने परिवार से काफ़ी दूर हो गया था और कभी-कभी ही घर जाता था। न्यूयॉर्क रात का वक़्त मोक्ष अपने कमरे में था और अपने लैपटॉप पर एक कॉन्फ्रेंस मीटिंग ले रहा था। उसने अपने मुँह को एक मास्क से ढका हुआ था। उस लैपटॉप स्क्रीन पर इस वक़्त 3 लोग थे और ये तीनों इंडियन थे। उनमें से 2 उसे अच्छी तरह जानते थे और वे थे रक्षित और दक्ष। मोक्ष के कानों में हेडफ़ोन लगा था और वो स्क्रीन की तरफ देखते हुए कहता है, ओके मिस्टर अग्रवाल, आई विल कम टू इंडिया एंड टॉक टू यू अबाउट दिस प्रोजेक्ट। मिस्टर अग्रवाल उसकी बात सुनकर कहते हैं, ओके मिस्टर एमके, एज वेन यू कम टू इंडिया वी विल टॉक अबाउट दिस प्रोजेक्ट। मोक्ष हमें सिर हिला देता है। उसके बाद मिस्टर अग्रवाल ऑफलाइन हो जाते हैं। अब स्क्रीन पर सिर्फ रक्षित और दक्ष रह जाते हैं। मोक्ष उन्हें देख पूछता है, कुछ पता चला? रक्षित उसकी बात सुनकर कहता है, हाँ, आज फिर एक और कॉलेज स्टूडेंट की डेड बॉडी मिली है। उसे ये सब करने पर मजबूर किया जा रहा है कि उसकी उसकी वाइफ पर हर पल नज़र रखी जा रही है। उसे उसकी बीवी और बच्चे को जान से मारने की धमकी दी गई है, जिसके चलते वो मजबूरी में ये सब कर रहा है। मोक्ष उसकी बात सुन कुछ सोचते हुए कहता है, ठीक है, मैं कल इंडिया आ रहा हूँ और मुझे मेरा फार्म हाउस क्लियर चाहिए। रक्षित उसकी बात सुन उसे घूर कर देखता है। दक्ष उन दोनों को देखते हुए कहता है, सर, एक टीम मुझसे मिलना चाहता है। उन्होंने हमें कुछ ज्वेलरी डिज़ाइन भेजे हैं, वो हमारे साथ काम करना चाहते हैं। मोक्ष उसकी बात सुन कुछ देर चुप रहता है और फिर बिना किसी भाव के कहता है, तुम जानते हो कितना फेमस ज्वेलरी डिज़ाइनर है, तुम्हें तो खुश होना चाहिए कि वो खुद तुमसे मीटिंग करना चाहता है, वरना तुम जानते हो कितनी बिजी रहता है। उसकी बात सुन दक्ष हैरान होकर उसे देखने लगता है। अपने मन में सोचता है, ये सर क्या बोल रहे हैं, माना कि एक इनके भाई है, लेकिन क्या वो भूल गए हैं कि वो एशिया का टॉप बिजनेसमैन है। वो लोगों से नहीं मिलते, बल्कि लोग उनसे मिलने के लिए महीनों तक उनकी कंपनी का चक्कर काटते रहते हैं। दक्ष अपनी सोच में गुम था कि तभी उसके कानों में मोक्ष की आवाज़ पड़ती है, ओके, फिर मैं तुम दोनों से कल इंडिया में मिलता हूँ। इतना बोल मोक्ष अपना लैपटॉप बंद कर देता है। मोक्ष जैसे ही लैपटॉप साइड में रखता है, कोई आकर सीधा उसकी गोद में बैठ जाता है। अचानक किसी की गोद में बैठने से वो उसकी कमर से पकड़ लेता है और आंखें छोटी कर उसे देखने लगता है। सुहानी उसकी आंखों को देख मुंह बनाकर बोली, भाभी, आप मुझे ऐसे क्यों देख रहे हैं? मोक्ष उसकी बात सुनकर बोला, रैबिट, ये क्या हरकत है, और तुमने अभी तक पैकिंग नहीं की? तुम्हें पता है ना हम कल इंडिया जा रहे हैं। मोक्ष ने इतना ही कहा था कि सुहानी ने अचानक उसके होठों पर अपने होठ रख दिए, जिससे वो बोलते बोलते चुप हो गया। सुहानी उसे किस करने लगी। मोक्ष एकटक उसके चेहरे को देख रहा था। उसे उसके चेहरे में कुछ अलग नजर आया। उसकी बंद पलकों को देखता रह गया। पहले तो उसने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, लेकिन जैसे ही उसे उसके चेहरे पर डर दिखा, उसने एक हाथ उसके सिर के पीछे रखा और दूसरे हाथ से उसकी कमर पकड़कर उसे अपने और पास कर लिया और उसे बैक किस करने लगा। अब मोक्ष की आंखें भी बंद हो गई थी और वो उसे बहुत पैशनेट होकर किस करने लगा। सुहानी भी बिना रुके लगातार उसे किस किए जा रही थी। साफ पता चल रहा था कि वो अपने अंदर के डर को कम करने के लिए ऐसा कर रही है। मोक्ष जानता था कि वो किस बात से डरी हुई है। वो लगातार 25 मिनट तक उसके होठों को चूमता रहा, लेकिन जब उसे एहसास हुआ कि उसे सांस लेने में परेशानी हो रही है, तो उसने उसे छोड़ दिया और अपना माथा उसके माथे से जोड़ दिया। सुहानी लंबी लंबी सांसें लेने लगी। मोक्ष कुछ देर ऐसे ही बैठा रहा और जब उसने देखा कि वो थोड़ा नॉर्मल हो गई है, तो उसने उसके गालों को पकड़कर अंगूठे से सहलाते हुए कहा, रैबिट, मुझे पता है तुम्हें आज भी वो हादसा याद आता है। तुम इंडिया नहीं जाना चाहती, लेकिन रैबिट, ये बात तुम भी जानती हो और मैं भी, ये सब ऐसे ख़त्म नहीं होगा, इसे हमें ही ख़त्म करना होगा। सुहानी उसकी बात सुनकर अपना सिर हटाती है और उसे देखते हुए कहते हैं, भाभी, ये सब हमारे साथ ही क्यों होता है? बचपन से लेकर अब तक आप मुझे सबसे छिपाते आए हो, मुझे प्रोटेक्ट करते रहते हो, वो भी किस लिए? क्योंकि मेरे डैड ने अपना एक्सपेरिमेंट
सक्सेसफुल बनाने के लिए अपनी ही बेटी का इस्तेमाल किया, वो भी सिर्फ़ अपना नाम बढ़ाने के लिए। आज उनकी एक गलती के कारण लोग मेरे पीछे पड़े हैं और आप मुझे उनसे बचाने के लिए अपनी फैमिली से दूर हो गए। उसकी आँखों में नमी तैरने लगी और वो कहती है, "अभी इन सब की ज़िम्मेदार मैं हूँ। मेरी वज़ह से आपकी जान जाते-जाते बची। मेरी वज़ह से आप अपने मॉम-डैड, भाई-बहन से अलग हुए।" सही कहते थे लोग मुझे। मैं मनहूस हूँ। पैदा होते ही मेरी मॉम छोड़कर चली गई, 3 साल की हुई तो पापा और भाई की ज़िंदगी खतरे में डाल दी और जब आपकी ज़िंदगी में आई, तो आपके लिए मुसीबत बन गई। इतना कहते ही वो फूट-फूट कर रोने लगती है। मोक्ष उसकी बात सुन उसे अपनी डार्क नीली आँखों से घूरने लगता है। इस वक़्त उसके आस-पास एक खतरनाक सा ऑरा महसूस हो रहा था, जिसकी तपिश सुहानी को भी महसूस होने लगती है। वो आँसुओं भरी आँखों से उसकी आँखों में देखती है और एक पल के लिए डर जाती है। फ्रेंड्स, उम्मीद करती हूँ ये सीज़न आप लोग को पसंद आ रही होगी। अगर पसंद आ रही है तो एक लाइक ज़रूर करें और नेक्स्ट एपिसोड के लिए कमेंट करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।